आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू एनालिसिस। देखो रेवेन्यू एनालिसिस ये कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला टर्म है जो हम लोग समझते हैं वो है रेवेन्यू। जब आप वर्ड यूज करते हो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है मनी रिसीट। रेवेन्यू का क्या मतलब है? मनी रिसीट या इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन आउटपुट। अब देखो यहां पे आप एक ट्रैक पे चल रहे हो। सबसे पहले आपने लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा, जहां पे आपने इनपुट और आउटपुट का एक फिजिकल रिलेशन समझा, जहां पे मनी के टर्म में हम लोगों ने बात ही नहीं करी। फिर हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस पढ़ा कि अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कैसे चेंज होगा। और अब हम लोग रेवेन्यू पे आ गए हैं कि अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू कैसे चेंज होगा। रेवेन्यू क्या हो गया हमारा? मनी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन आउटपुट, कि जो भी हमारा आउटपुट है, ठीक है, उस आउटपुट को बेच के जितना भी पैसा आ रहा है वो हमारे लिए क्या बनती है? रेवेन्यू बनती है। अब जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू को भी हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है टोटल मनी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द गिवन आउटपुट। अब देखो इस डेफिनेशन में, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है बट इसमें भी एक छोटा सा की वर्ड है। की पॉइंट क्या है? फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द गिवन आउटपुट। ये ठीक है कि जितना भी आउटपुट आपको गिवन है उसको बेच के जो भी रेवेन्यू आप अर्न करते हो दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। अब हो सकता है आपका आउटपुट सिर्फ 1 हो, ठीक है, तो एक यूनिट को बेच के जो भी पैसा आपने कमाया दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। या अगर आउटपुट 2 हो गया तो 2 यूनिट को बेच के जो भी पैसा आपने कमाया दैट विल बी योर टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू को फाइंड कैसे कर सकते हैं यार? तो बड़ा सीधा सा तरीका है, टीआर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी या आउटपुट। यानी कि सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो P इंटू क्यू। जितनी भी क्वांटिटी आप बेच रहे हो जो भी उसका प्राइस है मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। अभी टोटल रेवेन्यू के ग्राफ पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, वो आगे चैप्टर में फोकस करेंगे। फिलहाल टोटल रेवेन्यू सिंपल, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म पे, और हमारा नेक्स्ट टर्म है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू हो गया रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ है उसको आप टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो तो जो एवरेज आ जाता है वो एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। विच मीन्स हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू की जगह आपने प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख दिया और अपॉन में क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी और क्वांटिटी कट गया तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। अभी हमें याद रखना है कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर रहेगा, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर रहेगा, ये एक चीज हम लोग को याद रखनी है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, और हमारा नेक्स्ट टर्म है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल वर्ड कहीं पे भी आ जाता है, ये एसोसिएटेड होता है एडिशनल से या चेंज से। तो मार्जिनल रेवेन्यू मींस एडिशनल रेवेन्यू और चेंज इन रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के जो पैसा आप कमा रहे हो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर।
और एमआर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? जैसे मार्जिनल कॉस्ट में फॉर्मूला था, मार्जिनल प्रोडक्ट में फॉर्मूला था, इवन मार्जिनल यूटिलिटी में फॉर्मूला था, सेम एमआर को फाइंड करने का फॉर्मूला था TRN माइनस TRN माइनस 1। और इस फॉर्मूले का यूज करना अब तक तो सबको आ ही गया होगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फिफ्थ में से कैसे फाइंड करोगे? एमआर फिफ्थ, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 4 यूनिट, इससे आपका आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 5th यूनिट। एक और तरीका होता है मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने का, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट, उससे भी हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में एक चीज याद रखो कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है ये होता है स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कर्व हम लोग बनाएंगे, टोटल रेवेन्यू कर्व का ये स्लोप बनता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो हमने तीनों टर्म एक्सप्लेन कर दिए लेकिन इनका ग्राफ नहीं हमने बनाया। रीजन इज कि रेवेन्यू कर्व में जो ग्राफ बनता है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है। लाइक कॉस्ट में अगर आप देखो बस ये ग्राफ ऐसे बनना है, प्रोडक्टिविटी चैप्टर में लॉ ऑफ रिटर्न में कि एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनना है। रेवेन्यू में क्या होता है कि बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू कर्व, कि हमारा रेवेन्यू कर्व कैसे बिहेव करेगा, इज डिफरेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमारा रेवेन्यू कर्व अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि रेवेन्यू एसोसिएटेड है हमारा प्राइस से। जैसा कि आप देखो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, हमने बोल दिया। और प्राइस का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे प्राइस का बिहेवियर होता है उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू का बिहेवियर भी चलता है। तो अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो बहुत से होते हैं, यहां पे हम लोग सिर्फ दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से डील करेंगे, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन जब आप बोल रहे हो तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दो आ जाते हैं, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। भाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है, मोनोप्सनी, इस तरीके से काफ़ी है। बट हमारा फोकस सिर्फ दो कैटेगरी पे रहेगा, एक परफेक्ट कंपटीशन है और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो इम्परफेक्ट के अंदर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों आ जाते हैं, हम लोग सिर्फ इम्परफेक्ट वर्ड यूज करेंगे। ये दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमें रेवेन्यू कर्व का बिहेवियर समझना है कि आउटपुट के इंक्रीज होने से रेवेन्यू कर्व कैसे चेंज होगा। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों मार्केट में प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेवेन्यू कर्व तो प्राइस पे बेस्ड है। तो अब देखो परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर होता है कि प्रोड्यूसर्स आर प्राइस टेकर, ठीक है। ये चीज हम लोग ने मार्केट मैकेनिज्म में पढ़ा है कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मिलके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। तो जो भी प्राइस डिमांड और सप्लाई ने मिलकर डिटरमाइन कर लिया है, प्रोड्यूसर उसी प्राइस पे बेचेगा। तो प्रोड्यूसर्स आर प्राइस टेकर। तो यहां पे प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस सेम है। अगर हम कह लें कि प्राइस इज 10, अगर हमने कह दिया प्राइस इज 10, तो प्रोड्यूसर के पास कोई ऑप्शन नहीं, जो सेलर है वो 10 रुपए पे ही जितना यूनिट बेच सकता है बेचो, ठीक है। प्राइस चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट प्राइस पे आप जितना चाहो उतना बेच लो। दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो यहां पे प्राइस कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, मतलब वो अपना प्राइस खुद डिटरमाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। और यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आप कम करके ज्यादा बेच सकते हो। तो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स
can sell more by reducing the price. प्राइस को कम करके ज्यादा बेच सकता है सेलर यहां पे, ठीक है। विच मीन्स कि यहां पे अगर आपको आउटपुट अपना बढ़ाना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो आउटपुट के बढ़ने से यहां पे प्राइस कम होगी, ठीक है। आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। तो यहां पे हमारी प्राइस कम होती चली जाएगी जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे। बट यहां पे क्या है, प्राइस अगर 10 है तो हर बार 10 रहेगा। आउटपुट आप जितना भी बढ़ा लो, प्राइस अगर 10 है तो फिर 10 ही रहेगा। तो देखो प्राइस का बिहेवियर डिफरेंट हो गया, तो अब रेवेन्यू कर्व का बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले एक डेटा लेते हैं, डेटा को समझते हैं। आउटपुट हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा प्राइस है 10। अब देखो जब रेवेन्यू कर्व में हम लोग करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जीरो से नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आउटपुट जब जीरो होगा तो रेवेन्यू तो होना ही नहीं है ना। तो हम फर्स्ट आउटपुट से लेके चलते हैं कि अगर आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 टोटल रेवेन्यू। अगर आउटपुट 1 है, प्राइस 10 है, तो 10 इंटू 1 10। आउटपुट 2 हो गया तो 2 इंटू 10 20। आउटपुट 3 हो गया 3 इंटू 10 30। आउटपुट 4 हो गया तो 40 और ये 50। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व। इस टोटल रेवेन्यू कर्व टोटल रेवेन्यू, अब इस टोटल रेवेन्यू पर अगर हम ध्यान दें कि टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज तो कर रहा है, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लेकिन हर बार कितने से इंक्रीज कर रहा है? हर बार +10। हर बार वो सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। तो कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है और हर बार सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रही है तो उसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। तो यहां पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज तो कर रहा है बट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम ग्राफ में देखते हैं कि भाई अगर हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? तो ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे रेवेन्यू, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टोटल रेवेन्यू तो होएगा ही नहीं ना, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। और ये इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट है, तो कोई भी चीज कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करती तो लीनियर जाती है। भाई इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में तो जाना है, कांस्टेंट रेट है तो कैसे जाना है? लीनियर। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी ऐसे। तो ये हो गया हमारा टी आर कर्व। टी आर कर्व क्या हो गया हमारा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब आते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू पे। तो देखो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है, तो एवरेज रेवेन्यू अगर एक बार 10 है तो हर बार क्या होएगा? 10 होएगा, ठीक है। तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ बनाएं तो ये देखो ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, आउटपुट और रेवेन्यू, अलग ग्राफ बना लिया। हर बार एवरेज रेवेन्यू सेम है, मीन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व बनेगा वो ऐसे पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, क्योंकि ये कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है। तो कोई चीज अगर ग्राफ अब प्लॉट कर रहे हो अगर कांस्टेंट है तो हमेशा पैरेलल बनेगी, या तो वाई एक्सिस के या तो एक्स एक्सिस के। तो रेवेन्यू कांस्टेंट है तो वो पैरेलल बनेगा हमारे एक्स एक्सिस से। और अब अगर हम देखें मार्जिनल रेवेन्यू को, तो देखो पहला यूनिट तो 10 पे बिका, दूसरा सेकंड यूनिट जो बिका, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? एक टीआर में से ऊपर वाली टीआर माइनस कर दो तो 10, 30 में से 20 माइनस किया 10, 40 में से 30 माइनस किया 10 एंड 50 में से 40 माइनस किया 10। तो प्राइस कांस्टेंट है तो जो एडिशनल यूनिट बिक रहा है हर एडिशनल यूनिट सेम प्राइस पे बिक रहा है, मतलब कांस्टेंट प्राइस पे बिक रहा है। तो आप यहां से डेटा से देख सकते हो
कि ए आर कॉन्स्टेंट था तो ए आर और एम आर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों इक्वल हो गए, एम आर भी कॉन्स्टेंट हो गया और ए आर कर्व एम आर कर्व कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करने का मतलब है दोनों सेम हो जाएगा, तो जो ए आर कर्व है वही हमारा एम आर कर्व है विच इज इक्वल टू प्राइस। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन ए आर इज कांस्टेंट ए आर इज इक्वल टू एम आर एंड सिंस एम आर इज कांस्टेंट तो टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। अब इसको अगर आप वर्ड्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो क्या लिखोगे, ठीक है, ग्राफ को हमने इधर भेज दिया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज रेवेन्यू पे, सिंस ए आर इज इक्वल टू पी एंड प्राइस इज कांस्टेंट, therefore AR is also constant and AR curve is parallel to x-axis, जो आप ग्राफ में देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये मार्जिनल रेवेन्यू के लिए, सिंस every additional unit is being sold at constant price, भाई हर एक्स्ट्रा यूनिट 10 रुपए पे बिक रहा है ना, therefore MR is also constant, हर बार MR की वैल्यू क्या आ जा रही है, 10 आ जा रही है, तो MR भी कांस्टेंट है और MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। thus MR कर्व coincides with AR कर्व, ठीक है, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सिंपल। थर्ड पॉइंट टीआर के लिए आता है, सिंस एमआर इज कांस्टेंट, जब हमारा एमआर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप अगर कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर टीआर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। टीआर हमारा कैसे इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रेट पे, तो टीआर कर्व क्या हो जाएगा, टीआर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम या बिगिनिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो ये है हमारा पूरा रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इतना क्लियर है? चलो, तो अब जरा हम लोग समझते हैं रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोली बोलेगा तो भी आप यही चीज एक्सप्लेन करोगे, मोनोपोलिस्टिक बोलेगा तो भी यही चीज एक्सप्लेन करोगे। तो डेटा सबसे पहले 1 2 3 4 5, जैसा कि हमने बोला रेवेन्यू कर्व में हम लोग जीरो आउटपुट से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको 6 और 7 भी लेना चाहो कर सकते हो। प्राइस, तो इसके बारे में हमने क्या बोला कि आउटपुट बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा, प्राइस को कम करके आप आउटपुट बढ़ा सकते हो। मान लो आपका प्राइस था 16, तो फर्स्ट यूनिट बेच रहे थे 16 पे, 2 यूनिट बेचने के लिए आपने प्राइस को कम करके 14 कर दिया, 3 यूनिट बेचने के लिए 12 कर दिया, 4 यूनिट के लिए आपने 10 कर दिया, आपको 5 यूनिट बेचना था तो आपने 8 कर दिया, 6 यूनिट बेचना था तो 6 कर दिया, 7 यूनिट बेचना था तो 4 कर दिया। ये प्राइस हो गया, क्योंकि यहां पे कम करके ही ज्यादा बेच सकते हो तो आप प्राइस को 2 से कम कर दो। अब देखो ये डेटा लेने की एक ट्रिक है, आप पहला नंबर याद कर लो 16 और 2 से कम करो, या एक नंबर ले लो और उसको 3 से कम करो। अब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है, विच मींस हमारा एवरेज रेवेन्यू भी क्या आ गया, 16 14 12 10 8 6 4। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, इस एवरेज रेवेन्यू को अगर हम प्लॉट करें
ठीक है, तो ये ओरिजिन, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू, आप लिख सकते हो ARMR क्योंकि ARMR यहां दिखाना है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, ये एक्स एक्सिस पे आउटपुट, और यहां पे भी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो AR कर्व हमारा 16 और गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दो, ये आपका आ गया एवरेज रेवेन्यू, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि आउटपुट को अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब TR देखो, TR क्या होता है, TR होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, TR क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 1 इंटू 16 16, 2 इंटू 14 28, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 10 40, 5 8 जा 40, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको समझते हैं कि देखो टोटल रेवेन्यू पहले हमारा बढ़ा 6 से 28, यानी कि कितना बढ़ा, 12, ठीक है। पहले 6 से 28 हुआ ना, तो 12 बढ़ा, फिर 28 से 36 हुआ, मतलब सिर्फ 8 बढ़ा, फिर 36 से 40 हुआ, सिर्फ 4 बढ़ा, मतलब 40 से 40 हुआ, बढ़ा ही नहीं, रुक गया। फिर 40 से 36, 36 से 28, 40 से 36 यानी कि 4, और यहां पे कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, और फिर इसके बाद से हमारा टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज में अगर देखो तो 12 8 4, इसे कहते हैं इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन पहले से कम, पहली बार इंक्रीज हुआ 12, तो अगली बार सिर्फ 8, सिर्फ 4। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, और इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे जाता है, भाई इंक्रीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में तो जाना है, बट डिक्रीजिंग रेट है तो ऐसे जाएगा, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां पे एक हल्का सा ऐसे पॉज लोगे और फिर यूं डिक्लाइन कर दोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा TR कर्व, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू कर्व। अब आते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू पे, तो पहला तो मार्जिनल रेवेन्यू 16 रहेगा, उसके बाद जो इसका डिफरेंस है 12, 36 में से 28 गया 8, 40 में से 36 गया 4, 40 में से 40 गया 0, 36 में से 40 गया -4, और 28 में से 36 गया -8। तो मार्जिनल रेवेन्यू रेट ही तो बताता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव है तो डिक्लाइन। तो मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हमने क्या देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होते होते 0 भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहां से एक ऐसे डॉटेड लाइन आप खींच लो, ठीक है, और देखो जरा ये मार्जिनल रेवेन्यू 0 कहां पे हो रहा है, 40 दो बार रिपीट किया है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर अगर रिपीट कर रहा है तो हम मैक्सिमम किसे मानेंगे, अगर कोई चीज रिपीट कर जा रही है तो हम मैक्सिमम किसे मानेंगे, 40 यहां पे भी है 40 यहां पे भी है, रिपीट कर रहा है ना, तो जो दूसरा वाला नंबर होता है ना इसे मैक्सिमम मानोगे, और जहां पे TR हमारा मैक्सिमम है वहां पे ये 0 है, विच मींस कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनेगा, ठीक है, वो स्टार्ट यहीं से होगा, बट ऐसे जाएगा, ये चीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। अब जरा इसको समझते हैं, ये तो हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू और ये हमारा हो गया AR,
तो ये डेटा लेके हमने ग्राफ प्लॉट किया, मतलब सिर्फ शेप्स को समझा। अब जरा इस ग्राफ को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक चीज तो याद रखना यहां पे कि जितना यहां से लेके ये गैप होता है ना, उसका हाफ यहां पे होता है। मतलब अगर ये पूरा x है तो ये पार्ट कितना होगा, x/2। ठीक है, जो कि आप यहां डेटा में भी देख सकते हो। यहां डेटा में देखो कि एवरेज रेवेन्यू 16 से 14 हुआ, यानी कि 2 से गिरा। तो मार्जिनल रेवेन्यू 16 से 12 हुआ, यानी कि 4 से गिरा। तो डिक्रीज इन एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस द डिक्रीज इन एवरेज रेवेन्यू। यहां देखो, ये 2 से कम हुआ तो ये 4 से कम हुआ। तो अगर आपको एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस बाय 3 रुपीज, तो मार्जिनल रेवेन्यू विल डिक्रीज बाय 6 रुपीज। मार्जिनल रेवेन्यू में जो डिक्रीज होगा हमेशा डबल होगा। तो वो चीज आप ग्राफ में भी दिखनी चाहिए। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में इस चीज को ध्यान देना है कि जितना ये गैप एवरेज रेवेन्यू का होगा उसका ठीक हाफ होगा मार्जिनल रेवेन्यू का। इसलिए हमने एवरेज रेवेन्यू को थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, ये विजिबल होना चाहिए। अब इसमें अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट, सिंस AR is equal to P and price is falling, so average revenue is also falling. So AR curve is a downward sloping curve. सिंपल। दूसरा, since every additional unit is being sold at lesser price, therefore MR is also falling। ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज इन MR is twice the decrease in AR। उससे डबल, जितना AR में डिक्रीज होगा MR में उससे ज्यादा होगा। MR curve is also downward sloping। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। PR curve initially increases at decreasing rate, reaches maximum and starts declining। तो ये हो गया हमारा बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी दिमाग में रहा हमारे कि सर ये MR में डबल क्यों कम होता है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कि MR में डबल क्यों कम होता है। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है। आप एक दुकान वाले के पास जाते हो, दुकान वाला जो है कुछ बेच रहा है। ठीक है, तो उसने कहा, मान लो मैंगो बेच रहा है, उसने कहा 1 यूनिट आपको हम देंगे 16 रुपीज पे। तुमने कहा भैया अब थोड़ा सा कम कर दो। उसने कहा ठीक है कम कर देंगे, लेकिन अगर आप 2 यूनिट खरीदोगे तो हम 14 रुपीज पे दे देंगे। 2 यूनिट खरीदोगे तो हम कितने पे दे देंगे, 14 रुपीज पे। अब यहां पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पहले के लिए आप 16 दे रहे हो, दूसरे के लिए 14 दे रहे हो, तो आप टोटल 30 दे रहे हो। ठीक है, भाई फर्स्ट यूनिट के लिए 16 और सेकेंड यूनिट के लिए 14, तो टोटल 2 यूनिट के लिए आप 30 रुपीज दे रहे हो। ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट और सेकेंड अब दोनों कितने पे हो गए, 14 पे हो गए। फर्स्ट और सेकेंड दोनों कितने पे मिलेंगे, 14 पे मिलेंगे। तो यानी कि आपको दोनों कितने के पड़ेंगे, 28 रुपीज के पड़ेंगे। तो अब MR कर्व देखो कैसे आता है। MR कैसे आता है, प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिट
जो एडिशनल यूनिट है उसका प्राइस माइनस प्राइस रिडक्शन ऑफ प्रीवियस यूनिट। पिछली यूनिट का जो प्राइस रिडक्शन हुआ वो भी माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अब जैसे कि उसने कहा एक यूनिट तो 16 में देंगे, 2 यूनिट हम 14 में देंगे, तो सेकेंड यूनिट देखो हमें एमआर फाइंड करना है, तो सेकेंड यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, 14 है। लेकिन पहला यूनिट अगर अकेले बिकता तो 16 रुपए में बिकता, इसके साथ बिकने के चक्कर में कितने का हो गया, वो भी 14 का हो गया। तो पहले यूनिट में प्राइस रिडक्शन कितना हो गया, तो अगर हम प्राइस रिडक्शन की बात करें तो प्राइस रिडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट वो हो गया 2 रुपीस का। ठीक है, तो हमारा एमआर देखो कैसे आएगा, 14 माइनस 2 विच विल बी 12। तो इसकी वैल्यूज करके देख सकते हो हम अपने, अगर अब इस चीज को समझे कैसे करना है। अभी हम जो डेटा लिया था उसी डेटा में ढेर सारा एक्सप्लेन करते हैं, वहां डेटा भी सब सामने था ना। तो प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिट, उसमें से क्या माइनस करना है, प्राइस रिडक्शन ऑफ प्रीवियस यूनिट। चलो एक और देखते हैं जरा, 2-3 वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो प्राइस हमारा 16 14 12 10 एंड 8। तो एवरेज रेवेन्यू भी यही हो जाएगा, 16 14 सॉरी 12 10 8। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 16 28 36 40 एंड 40। अभी मार्जिनल रेवेन्यू देखो, इन पहला तो 16, इन दोनों का डिफरेंस आया 12, इन दोनों का डिफरेंस आया 8, इन दोनों का डिफरेंस आया 4, इन दोनों का डिफरेंस आया 0। अगर आप एक और तो यहाँ पे 6 6, तो 6 6 36 और यहाँ पे माइनस। अब देखो जरा इस लेवल की बात करते हैं, 2 यूनिट का प्राइस था, 2 यूनिट थे 14 पर यूनिट के, मतलब ये मिलते हमें कितने के, टोटल रेवेन्यू कितना होता 28। हमने कहा हमें 3 यूनिट खरीदना है, तो उसने अगर 3 यूनिट खरीदना है तो 12 रुपए के पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखो जो थर्ड यूनिट है उसका प्राइस कितना है, 12। क्योंकि ये दोनों अब इसके साथ आ रहे हैं तो 14 के बजाय कितने में मिलेंगे, 12 में मिलेंगे। तो 2 यूनिट का अगर हम प्राइस रिडक्शन देखें तो 2 × 12 24। तो अगर सिर्फ 2 लेते तो 28 के पड़ते, लेकिन उन दोनों को अगर हम तीसरे के साथ ले रहे हैं तो 12 का पड़ जा रहा है, तो 12 के हिसाब से 24, तो प्राइस रिडक्शन कितना हो गया, 4 रुपीस का हो गया। तो इस 12 में से 4 माइनस कर दो तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 8, जो कि हम देख सकते हैं 8। यहां पे देखो 4 यूनिट का प्राइस है 10, तो 4th यूनिट का तो प्राइस तुम्हारा 10 हो जाएगा, और प्राइस रिडक्शन कितने में होगा, 3 में। 3 अगर अकेले आते तो 12 रुपए के मिलते, लेकिन ये तीनों कितने के मिलेंगे, अभी 10 के, तो सब में 2-2 रुपए का प्राइस कम हुआ, तो 3 × 2 यानी कि 6 रुपए का प्राइस रिडक्शन हुआ, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 4। इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू में डबल डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें प्रीवियस वाला प्राइस रिडक्शन भी करना पड़ता है, ये इसका रीजन है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। तो पहला है रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये रिलेशन में याद रखना, जब आप ये रिलेशन पढ़ोगे तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों इसमें करेंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है रिलेशन बिटवीन AR एंड MR समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हमने पहले तैयारी कर ली है। यहाँ पे y एक्सिस पे ओरिजिन, अरे रेवेन्यू, x एक्सिस पे आउटपुट, y एक्सिस पे रेवेन्यू, x एक्सिस पे आउटपुट। तो एक तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल लाइन बनती है जहाँ पे AR और MR क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें
तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में कुछ इस तरीके से ग्राफ था दोनों का। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो कि नेगेटिव भी जा रही थी जीरो होकर, और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो अब यहाँ पे हमारे देखो कौन कौन से पॉइंट बन जाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया व्हेन AR इज कांस्टेंट, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है, AR इज इक्वल टू MR। दूसरा, when AR falls, MR also falls, but AR is more than MR। तो हम कह सकते हैं fall in MR is twice the fall in AR। ठीक है। फिर AR is always positive, भाई प्राइस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, कॉमा, but MR can be positive, कॉमा, जीरो और नेगेटिव। खत्म बात, सिंपल है ये। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये है रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। यहां पे भी दो सेट ऑफ ग्राफ बनाए हैं, पहला ऊपर वाला टोटल रेवेन्यू के लिए, नीचे वाला मार्जिनल रेवेन्यू के लिए। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू कर्व पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, मैक्सिमम जाता है और फिर डिक्लाइन करने लग जाता है। और जहां पे ये मैक्सिमम होगा वहां से आप ऐसे डॉटेड लाइन लेके आओगे और फिर यहां से आप ऐसे एक मार्जिनल रेवेन्यू बना दोगे, ये ग्राफ। अब देखो जरा, पहला है व्हेन MR इज कांस्टेंट, TR increases at constant rate, सिंपल। ठीक है। दूसरा क्या है, when MR declines but remain positive, तो यहां पे क्या हो जाएगा, TR increases at decreasing rate, जो कि आप यहां देख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, TR डिक्लाइन कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, जब तक एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव है। तो आप ये देख सकते हो इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट चल रहा है। थर्ड पॉइंट, व्हेन MR इज जीरो, TR इज मैक्सिमम। यहां पे MR जीरो है और ये डॉटेड लाइन हमने यहां पे MR मैक्सिमम से टच कराई थी। हमने बोला था कि मैक्सिमम से डॉटेड लाइन लाके यहां पे बनाओगे और फिर वैसे ही MR उसको कोइंसाइड कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। फोर्थ पॉइंट, when MR is negative, TR starts declining। तो यहां से आप देखो MR जब से नेगेटिव हो गया वो यहां से डिक्लाइन करने लग जाता है। ये चार पॉइंट है। इसके अलावा आप लिख सकते हो MR इज स्लोप ऑफ TR और TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। ठीक है, TR इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यू। ये इतना हो गया इस चैप्टर में। इसके अलावा देखो और क्या है, न्यूमेरिकल वही। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ खास है नहीं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रखना। एक तो AR हमेशा प्राइस के बराबर है, इतना काफी है। ठीक है, TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, और TR इज इक्वल टू सिग्मा MR भी लिख सकते हो। उसके अलावा
एमआर एनथ इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 और एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। इसका बस एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, है कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको आउटपुट दिया है 345, प्राइस दिया है 1098। आपको फाइंड करना है ए आर, टी आर एंड एम आर। तो जो प्राइस होगा वही एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, तो 1098। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, एवरेज रेवेन्यू को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 3 जा 30, 9 4 जा 36, 5 8 जा 40। और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए एक ऊपर वाला माइनस कर दें, बट यहां पे एक चीज ध्यान दो कि आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो। एट आउटपुट इज इक्वल टू 1, जब आउटपुट आपका 1 होता है वहां पे याद रखना टी आर आपका, एम आर और ए आर ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट आउटपुट पे तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आउटपुट पे तीनों इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये 30 कुछ नहीं लिखोगे, इसमें से इसके ऊपर वाला माइनस करते जो कि हमको दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डैश बना देंगे क्योंकि वो फिगर हम फाइंड ही नहीं कर सकते। बाकी 36 में से 30 गया, यहाँ पे 6 बचा और 40 में से 36 गया 4। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बुक में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके आप प्रैक्टिस कर लेना और यहाँ पे हमारा रेवेन्यू चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, पैकअप करते हैं।